आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन चुकी है। इसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। और हाँ, ये वही इंसान है जो खुद वॉरेन बफेट के गुरु रहे हैं। इस किताब को पहली बार पब्लिश किया गया था 1949 में। सोचो, इतनी पुरानी किताब होने के बाद भी आज के ज़माने के लोग इसे पढ़ते हैं, इस पे वीडियोस बनाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पर अमल करके पैसा भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किताब सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की बात नहीं करती, बल्कि एक इन्वेस्टर की सोच, उसके पेशेंस और उसके बिहेवियर की बात करती है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं जल्दी पैसा कमाने के लिए। कोई किसी के कहने पर स्टॉक ले लेता है, कोई यूट्यूब देखकर इन्वेस्ट करता है और कोई बस ये देखकर पैसा डाल देता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। पर ग्राहम कहते हैं कि ये सब स्पेकुलेशन है, असली इन्वेस्टमेंट नहीं। और इसी डिफरेंस को समझाना इस किताब का मेन मकसद है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, ये सबसे बेहतरीन किताब है जो कभी इन्वेस्टिंग पर लिखी गई है। और जब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर ये बोल रहा हो, तो उस बात में कुछ तो बात होगी ना। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा डालने का सोच रहे हो या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो पर कंफ्यूज्ड हो कि सही अप्रोच क्या है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। इसमें आपको मिलेगा इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन का असली फर्क, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाई जाती है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही डिसीजंस लिए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हो जो सिर्फ दाव नहीं लगाता बल्कि स्ट्रैटेजी से काम करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये सफर, चैप्टर बाय चैप्टर। आप हेडफोन्स लगाइए, रिलैक्स हो जाइए और सुनिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं। इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन एक जैसे नहीं होते। दोनों का अप्रोच, दोनों का गोल और दोनों का रिजल्ट भी अलग होता है। ग्राहम कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन तभी माना जा सकता है जब उसमें 3 चीजें हों: थॉरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और एडिक्वेट रिटर्न। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है। वो एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी स्टॉक को बिना रिसर्च के सिर्फ इस उम्मीद में खरीद रहा है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, तो वो स्पेकुलेट कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं। ग्राहम ये भी कहते हैं कि मार्केट में काफी लोग स्पेकुलेशन को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं। वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने स्मार्ट काम किया है। पर असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो अपने डिसीजन एनालिसिस के बेस पर लेता है, ना कि मार्केट के मूड के बेस पर। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि स्पेकुलेशन हर इन्वेस्टर की लाइफ का पार्ट बन सकता है, लेकिन अगर आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर भी रहे हो तो उसे क्लियरली अलग रखना चाहिए, लिमिट के अंदर रखना चाहिए और उसे गेम की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहता है और स्टेडी रिटर्न चाहता है, तो उसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसमें थॉरो एनालिसिस हो, इमोशन का कंट्रोल हो और पेशेंस हो। वो बताते हैं कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लोगों का स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट कम था, लेकिन 1950s तक स्टॉक इन्वेस्टिंग एक कॉमन एक्टिविटी बन चुकी थी। पर इसके साथ लोगों ने स्पेकुलेशन को भी अडॉप्ट कर लिया। चैप्टर के एंड में ग्राहम ये सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कॉमन स्टॉक से एक फेयर रिटर्न मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेटिव रिजल्ट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करता है और अपने कैपिटल की सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। आपने इस चैप्टर में ये जाना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, स्पेकुलेशन कैसे अलग है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे सोचता है और फ्यूचर के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए। ये चैप्टर एक फाउंडेशन है जहां से ग्राहम आपकी थिंकिंग को ट्रेन करना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन।
इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन, यानी पैसा की कीमत का गिरना। वो कहते हैं कि पास्ट में भी लोग इन्फ्लेशन को लेकर परेशान रहे हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के बाद, इन्फ्लेशन एक कांस्टेंट कंसर्न बन गया। ग्राहम इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन इन्वेस्टर के लिए एक रियल थ्रेट है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां कंट्रीज ने हैवी इन्फ्लेशन देखा, जैसे जर्मनी में 1920s में। वहां लोगों के पास पैसा था, लेकिन उस पैसा की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि उससे कुछ खरीदना मुश्किल था। ग्राहम ये बताते हैं कि अगर आप अपने पैसा की रियल वैल्यू, यानी उसके खरीदने की ताकत को समझकर इन्वेस्ट नहीं करते, तो आपका कैपिटल सेफ नहीं रहेगा, चाहे वो दिखे कितना भी बड़ा हो। चैप्टर में ग्राहम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि कॉमन स्टॉक्स उन्हें इन्फ्लेशन से बचाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स कंपनीज के ओनरशिप होते हैं और कंपनीज तो प्राइसेस के साथ एडजस्ट हो जाती हैं ना। पर ग्राहम इस आइडिया से फुल्ली एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि स्टॉक्स भी कभी-कभी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देते। उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स दिए हैं जहां स्टॉक्स ने इन्फ्लेशन के पीरियड में डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि कोई भी एसेट, चाहे वो स्टॉक हो या बॉन्ड, 100% सेफ नहीं है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। ग्राहम ये भी बताते हैं कि लोग इन्फ्लेशन के नाम पर फियर में इन्वेस्ट करने लगते हैं, बिना प्रॉपर थिंकिंग के। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हर सिचुएशन में लॉजिक और एनालिसिस से काम लेना चाहिए, सिर्फ फियर बेस्ड डिसीजन से नहीं। उनका ओवरऑल मैसेज सिंपल था, इन्फ्लेशन से बचने के लिए एक वेल बैलेंस्ड, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच चाहिए, ना कि बस गोल्ड या स्टॉक्स में भाग जाना। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन्वेस्टर अपने रियल रिटर्न पे फोकस करे, ना कि नॉमिनल रिटर्न पे। अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 8% है, तो असली में आप सिर्फ 2% कमा रहे हो। इस चैप्टर में आपने ये सीखा, इन्फ्लेशन एक रियल डेंजर है। स्टॉक्स भी इन्फ्लेशन से हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करते। फियर से नहीं, एनालिसिस से डिसीजन लो। रियल रिटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राहम आपको ये समझा रहे हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट के इमोशनल करंट के साथ नहीं बह जाता। वो हर थ्रेट को समझकर उसका लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढता है। Chapter 3: A Century of Stock Market History. The Level of Stock Prices in Early 1972. इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम एक लंबे समय का हिस्टोरिकल व्यू देते हैं। तकरीबन 100 साल का स्टॉक मार्केट का डेटा एनालाइज करते हैं। लेकिन उनका पर्पस सिर्फ पास्ट दिखाना नहीं था। वो चाहते थे कि रीडर समझें कि स्टॉक मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करता। उसमें हाइज भी होते हैं, लोज भी होते हैं, और इन्हीं के बीच इन्वेस्टर को अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। ग्राहम 1871 से लेकर 1971 तक के मार्केट डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। वो बताते हैं कि मार्केट ने कुछ पीरियड्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जैसे 1949 के बाद का बुल मार्केट। लेकिन कुछ फेजेस ऐसे भी रहे जहां मार्केट ने बहुत वीक परफॉर्मेंस दिया। फॉर एग्जाम्पल 1900s के कुछ डेकेड्स या 1929 का ग्रेट क्रैश, जहां स्टॉक्स काफी टाइम तक रिकवर नहीं हुए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राहम ने उठाया। वो कहते हैं कि लोग अक्सर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखकर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। जैसे अगर मार्केट पिछले 5 साल में 15% रिटर्न दे रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये हमेशा होता रहेगा। लेकिन वो क्लियरली कहते हैं कि ये गलत सोच है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर गारंटी नहीं देता। फिर वो 1972 के स्टॉक प्राइस लेवल्स की बात करते हैं, जब उन्होंने ये बुक रिवाइज की थी। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि स्टॉक्स उस टाइम हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, जो थोड़ा रिस्की था। वो कॉशन देते हैं कि जब स्टॉक्स हाई लेवल्स पे हों तो इन्वेस्टर को ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग इस वक्त डेंजरस हो सकता है। एक और लेसन वो देते हैं कि इन्वेस्टर को सिर्फ एक्साइटमेंट के टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तब भी इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट लो हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डाउन पीरियड्स भी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। इस चैप्टर में ग्राहम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो मार्केट के हिस्ट्री को समझता है, अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखता है और हमेशा प्राइस लेवल और वैल्यूएशन का ध्यान रखता है। आपने इस चैप्टर में यह सीखा कि स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री काफी अप डाउन रहा है। लॉन्ग टर्म में पेशेंस जरूरी है, हाई प्राइस पे कॉशन जरूरी है, लो पीरियड्स में अपॉर्चुनिटी होती है। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर गारंटी नहीं देते।
ग्राहम आपको इमोशनली तैयार कर रहे हैं ताकि आप मार्केट के हर मूड में अपना डिसीजन लॉजिकली लें, ना कि क्राउड को फॉलो करके। आप रेडी हो जाइए, अगला चैप्टर इन्वेस्टर के लिए एक और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क लेकर आता है। चैप्टर 4 जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम एक पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टर के लिए स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं, जिसे वो कहते हैं द डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होता है जो मार्केट के उतार चढ़ाव में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको ना तो स्टॉक एनालिसिस में इंटरेस्ट है, ना ही टाइम है। इस इन्वेस्टर का मेन गोल होता है अपने कैपिटल की सेफ्टी और स्टेडी रिटर्न, ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट। ग्राहम बोलते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, बिना स्पेक्यूलेशन के। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। एक, हाई ग्रेड बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, और 2, कॉमन स्टॉक्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का 25% से 75% पार्ट किसी भी एक कैटेगरी में रखे, लेकिन कभी 100% न करें। आइडियल रेशियो वो 50-50 बताते हैं, लेकिन मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इसमें थोड़ा वेरिएशन चल सकता है। अगर मार्केट ओवरप्राइस लग रहा हो तो इन्वेस्टर स्टॉक्स का प्रोपोर्शन कम कर सकता है, और अगर मार्केट अंडरवैल्यूड हो तो स्टॉक्स का हिस्सा बढ़ा सकता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्राहम कुछ बेसिक स्टॉक सिलेक्शन रूल्स भी देते हैं। स्टॉक्स बड़े, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के होने चाहिए। कंपनीज का फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होना चाहिए। डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलता हो फॉर मेनी ईयर्स, और प्राइस ओवरली हाई न हो, वैल्यूएशन सेंसिबल हो। ग्राहम वॉर्न करते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स, हॉट टिप्स या नए आईपीओ से दूर रहना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आप सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहते हो तो बोरिंग इन्वेस्टिंग बेस्ट होती है। वो कहते हैं कि मार्केट कभी भी फुल्ली प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए एक डिसिप्लिन्ड, रूल बेस्ड पॉलिसी ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। आपने इस चैप्टर में ये सीखा, डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है, उसका पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस्ड होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन के बेसिक रूल्स, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचा जाए। ग्राहम इस चैप्टर के थ्रू एक मैसेज क्लियर करते हैं कि अगर आप मार्केट को डेली फॉलो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अब फिर भी स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टर बन सकते हो, बस अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। अगला चैप्टर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और रिस्क लेना चाहते हैं, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। चैप्टर 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्पेसिफिकली कॉमन स्टॉक्स को समझाते हैं, कैसे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क होते हैं और किस टाइप के स्टॉक्स सेफ होते हैं। सबसे पहले ग्राहम ये पॉइंट रेज करते हैं कि कॉमन स्टॉक्स हिस्टोरिकली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन ये हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है, और डिफेंसिव इन्वेस्टर का गोल होता है सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। इसलिए वो स्टॉक का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। ग्राहम ये मानते हैं कि अगर आप कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। कंपनी बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जैसे कोई नेशनल लेवल या मल्टीनेशनल बिजनेस। स्मॉल या न्यू कंपनीज ज्यादा अनसर्टन होती हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन मतलब डेट कम हो और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो। कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी कम से कम पिछले 20 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही हो। अर्निंग्स का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड, कंपनी की अर्निंग्स हर साल पॉजिटिव होनी चाहिए, कम से कम पिछले 10 साल से। मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी स्टॉक ओवरवैल्यूड ना हो, हाई पीई वाले स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। रीजनेबल प्राइस टू बुक वैल्यू, इन्वेस्टर को वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पॉपुलैरिटी पे नहीं। ग्राहम एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक सिलेक्शन में क्वालिटी और प्राइस दोनों देखना चाहिए। अच्छी कंपनी भी अगर ओवर प्राइस्ड है तो वो रिस्क बन सकती है।
वो ये भी कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स रखने चाहिए ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। और सबसे क्रूशियल एडवाइस, कभी भी मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग स्टॉक्स मत चुनो। लोग अक्सर हॉट स्टॉक्स के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपनी क्राइटेरिया पे स्टिक रहना चाहिए। इस चैप्टर में ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बना देते हैं, एक फिल्टर सिस्टम जिससे इन्वेस्टर ब्लाइंडली नहीं, लॉजिकली स्टॉक चूज कर सके। आपने इस चैप्टर में यह सीखा, कॉमन स्टॉक्स से रिटर्न मिलेगा लेकिन कंडीशन के साथ। क्वालिटी और प्राइस दोनों मैटर करते हैं। 6 स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन फिल्टर्स का यूज करो। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मार्केट इमोशन से दूर रहकर इन्वेस्टमेंट करो। ग्राहम कह रहे हैं, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो पेशेंस और रूल्स दोनों चाहिए। और अगर आप इन बेसिक रूल्स को फॉलो करते हो तो स्टॉक इन्वेस्टिंग भी एक सेफ और रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकती है, बिना अननेसेसरी रिस्क के। अगला चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें ग्राहम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बारे में बताएंगे, वो इन्वेस्टर जो थोड़ा एक्टिव अप्रोच लेना चाहता है। Chapter 6 Portfolio Policy for the Enterprising Investor, The Positive Side। पिछले चैप्टर में ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल और लो एफर्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताई थी। लेकिन इस चैप्टर में वो बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में जो ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, जिसे वो कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर सिर्फ एवरेज रिटर्न से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं बेटर देन एवरेज रिजल्ट्स, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट और एनालिसिस करने को तैयार हैं। लेकिन ग्राहम ये वार्निंग भी देते हैं, अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन और लॉजिक के बिना कभी भी काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ ज्यादा मेहनत करना इनफ नहीं है, स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना भी जरूरी है। ग्राहम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए। 1. बाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, बार्गेन इश्यूज। ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है, यानी मार्केट उन स्टॉक्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन उनमें एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। ये ग्राहम का सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है, बाइंग अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स। 2. स्पेशल सिचुएशंस और वर्कआउट्स। कभी कभी कुछ कंपनीज मर्जर, लिक्विडेशन या रीस्ट्रक्चरिंग के फेज में होती हैं। इन केसेस में शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट किया जा सकता है और प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स होती है और केयरफुल एनालिसिस मांगती है। 3. बाइंग इन मार्केट लोज। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के डिप्रेस्ड टाइम्स का एडवांटेज ले सकता है। जब सब लोग सेल कर रहे होते हैं, तब स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली अक्यूमुलेट करता है। 4. बाइंग सेकेंडरी कंपनीज। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि इंस्टेड ऑफ पॉपुलर ब्लू चिप कंपनीज, इन्वेस्टर ऐसे लेसर नोन कंपनीज में देखें जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल है, क्योंकि पब्लिक अटेंशन के बाहर रहने से उनका प्राइस अंडरवैल्यूड होता है। 5. टाइमिंग बेस्ड ट्रेड्स अवॉइड करना। ग्राहम क्लियर कर देते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को भी मार्केट टाइमिंग या स्पेक्यूलेशन से बचना चाहिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बेसिस पे डिसीजन लेना हमेशा डेंजरस होता है। वो स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि हर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपने कैपिटल का रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। ज्यादा रिटर्न के लिए रिस्क लेना समझदारी है, लेकिन बिना कंट्रोल के रिस्क लेना स्टूपिडिटी है। आपने इस चैप्टर में ये सीखा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न के लिए एक्टिव अप्रोच लेता है। लॉजिकल और डिसिप्लिन होना जरूरी है। बार्गेन स्टॉक्स और स्पेशल सिचुएशंस पे फोकस करो। मार्केट लोज और इग्नोर्ड कंपनीज में अपॉर्चुनिटी होती है। स्पेक्यूलेशन और टाइमिंग अवॉइड करो। ग्राहम का मैसेज क्लियर है, अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट थिंकिंग भी होनी चाहिए। ये एक बिजनेस माइंडसेट है, जहां आप हर पैसा लॉजिकल तरीके से इन्वेस्ट करते हो और हर मूव सोच समझ के लेते हो। अगला चैप्टर, चैप्टर 7, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन के प्रैक्टिकल रूल्स देता है। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द नेगेटिव साइड। इस चैप्टर में ग्राहम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए, यानी ये एक व्हाट नॉट टू डू गाइड है।
एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का गोल होता है मार्केट से बेटर रिटर्न लेना, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को उन मिस्टेक्स से बचा सको जो आम लोग करते हैं। ग्रेहम इस चैप्टर में कुछ कॉमन ट्रैप्स को हाईलाइट करते हैं जहां लोग अपने एनालिसिस के बजाय सिर्फ हाइप, होप या ट्रेंड के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं, और वही उनकी बड़ी गलती बन जाती है। सबसे पहली गलती, हॉट स्टॉक्स के चक्कर में पड़ना। लोग अक्सर उन स्टॉक्स के पीछे भाग जाते हैं जो मार्केट में ट्रेंडी होते हैं, जैसे टेक या फैशनेबल इंडस्ट्रीज। ग्रेहम वॉर्न करते हैं कि ये स्टॉक्स अक्सर ओवरवैल्यूड होते हैं और उनमें ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूडेड होता है। जब रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंचती तो प्राइस गिरता है और इन्वेस्टर का लॉस होता है। दूसरी गलती, लो क्वालिटी स्टॉक्स में हाई यील्ड देखकर इन्वेस्ट करना। कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ इस वजह से स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि उनका डिविडेंड यील्ड या अर्निंग्स हाई होती है। ग्रेहम कहते हैं कि हाई यील्ड कभी-कभी एक रेड फ्लैग भी होता है। यह सिग्नल दे सकता है कि कंपनी रिस्की है या ट्रबल्ड फाइनेंशियल्स में है। यह एक ट्रैप होता है, ज्यादा रिटर्न का लालच बिना रिस्क समझे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिर्फ नंबर्स नहीं, उन नंबर्स के पीछे की रियलिटी भी समझनी चाहिए। तीसरी गलती, न्यू इश्यूज या आईपीओज में एक्साइटमेंट के साथ इन्वेस्ट करना। ग्रेहम क्लियरली कहते हैं, मोस्ट न्यू इश्यूज जैसे आईपीओज तब लॉन्च की जाती हैं जब मार्केट में एक्साइटमेंट हाई होता है। इस वक्त कंपनीज का प्राइस आर्टिफिशियली हाई होता है और इन्वेस्टर जब हाई प्राइस पे खरीदता है तो उसके फ्यूचर रिटर्न्स वीक हो जाते हैं। उन्होंने लिखा, मोस्ट न्यू इश्यूज आर सोल्ड अंडर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, मीनिंग फेवरेबल टू द सेलर, नॉट द बायर। ग्रेहम का मैसेज क्लियर है, अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो तो आपका काम है क्राउड से अलग चलना, न कि उसके पीछे भागना। आपको अपने डिसीजंस फैक्ट्स, वैल्यूएशन और एनालिसिस के बेसिस पे लेने चाहिए, न कि हाइप, टिप्स या इमोशनल एक्साइटमेंट के बेसिस पर। आपने इस चैप्टर में यह सीखा, ट्रेंडी स्टॉक्स अक्सर रिस्की और ओवरवैल्यूड होते हैं। हाई डिविडेंड या हाई अर्निंग्स हमेशा सेफ नहीं होते। आईपीओज या न्यू इश्यूज से दूर रहो, स्पेशली जब मार्केट में क्रेज हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो डिसिप्लिन से काम करता है, न कि इमोशन से। यह चैप्टर एक सेफ्टी शील्ड है। ग्रेहम चाहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी स्पेक्युलेटिव मिस्टेक्स न करे और अपना कैपिटल प्रिजर्व करे जब बाकी लोग ग्रीड में गलती करते हैं। अगले चैप्टर में ग्रेहम बताएंगे स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजीज फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स जो एक्चुअली काम करती हैं। चैप्टर 8 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। ये चैप्टर बेंजामिन ग्राहम का सबसे आइकॉनिक चैप्टर माना जाता है। यहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उनका कैसा रिएक्शन देना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता, कभी प्राइसेस हाई चलते हैं, कभी लो। लोग अक्सर मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग इमोशनल हो जाते हैं, कभी ग्रीड में, कभी फियर में। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम होता है कि अपनी सोच इंडिपेंडेंट रखे। मिस्टर मार्केट मेटाफर। ग्राहम इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं अपना लेजेंडरी कैरेक्टर मिस्टर मार्केट। सोचो, एक ऐसे पार्टनर के साथ आपका बिजनेस है जो हर दिन आपको अपने शेयर्स का प्राइस बताता है। कभी वो ऑप्टिमिस्टिक होता है और आपको हाई प्राइस ऑफर करता है, कभी डिप्रेस्ड होता है और आपको लो प्राइस देता है। लेकिन आप पर कोई प्रेशर नहीं है कि आप डेली उससे डील करो। ये मेटाफर बताता है कि मार्केट का प्राइस सिर्फ एक ऑफर है, एक मूड, एक सजेशन, ना कि कोई ऑर्डर। इन्वेस्टर का राइट माइंडसेट। ग्राहम कहते हैं, जब मार्केट इरैशनली हाई है तो सेल करना समझदारी है, जब मार्केट इरैशनली लो है तो बाय करना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब कुछ समझ ना आए तो इग्नोर करना बेस्ट है। वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू पे, ना कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे। इमोशनल डिसिप्लिन। अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग में आ गए तो आप इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्युलेटर बन जाओगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पेशेंस, कॉन्फिडेंस और लॉजिक के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, बिना मार्केट के डेली नॉइज में फंसाए हुए। आपने इस चैप्टर में यह सीखा, मार्केट हमेशा अप डाउन होता है, ये नॉर्मल है। मिस्टर मार्केट एक मेटाफर है मार्केट मूड स्विंग्स का। प्राइस और वैल्यू अलग अलग चीजें हैं।
इमोशनल डिसिप्लिन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मार्केट को सर्व करो, उसके स्लेव मत बनो। ये चैप्टर एक टाइमलेस लेसन देता है। मार्केट आपका मास्टर नहीं, आपका सर्वेंट है। आपको बस सही वक्त का इंतजार करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ट्रस्ट रखना है। चैप्टर 9 इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस चैप्टर में ग्राहम डिस्कस करते हैं एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट फंड्स, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है जो खुद स्टॉक्स एनालाइज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स एक कन्वीनियंट और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट मेथड है, लेकिन इसमें भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलती होती है। म्यूचुअल फंड्स, प्रोज एंड पिटफॉल्स। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट करते हैं और उन्हें डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करता है और फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी इन्वेस्टर के काम आती है। लेकिन ग्राहम वॉर्न करते हैं कि सब म्यूचुअल फंड्स इक्वल नहीं होते। हर फंड के रिजल्ट्स और एक्सपेंसेस अलग होते हैं। उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए। 1. पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट फ्यूचर गारंटी। बहुत से लोग फंड चूज करते हैं बस इस बेसिस पे कि पिछले कुछ सालों में उसने अच्छा रिटर्न दिया है। ग्राहम कहते हैं ये डेंजरस लॉजिक है। मार्केट डायनामिक है और एक फंड जो पहले टॉप परफॉर्मर था वो फ्यूचर में अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। 2. एक्सपेंस रेशियो मैटर्स। फंड के चार्जेस जैसे मैनेजमेंट फीस, लोड चार्जेस डायरेक्टली आपके रिटर्न को इंपैक्ट करते हैं। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि लो कॉस्ट फंड्स बेटर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 3. डोंट चेज हॉट फंड्स। लोग अक्सर वो फंड्स पिक करते हैं जो रिसेंट में हाई रिटर्न दिए होते हैं, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि ये स्पेकुलेटिव बिहेवियर है और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी फेल होती है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इन्वेस्टर को फंड के फिलॉसफी, स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी को समझना चाहिए, सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपनीज का रियल रोल। ग्राहम ये भी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज या इन्वेस्टमेंट फर्म्स का असली काम है इन्वेस्टर के लिए सेफ और सस्टेनेबल ग्रोथ देना, ना कि सिर्फ फ्लैशी रिटर्न्स दिखाना। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया उन फंड हाउसेस को जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे फोकस करते हैं रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंटरेस्ट। आपने इस चैप्टर में ये सीखा, म्यूचुअल फंड्स यूजफुल हैं लेकिन ब्लाइंडली चूज मत करो। पास्ट रिटर्न से गाइड मत लो, फ्यूचर अनसर्टेन है। लो कॉस्ट फंड्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म में। फंड मैनेजर का इंटेंट और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेक करो। इन्वेस्टर के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। ग्राहम कहते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो सोचो एक बिजनेस पार्टनर के जैसे। क्या आप उस पर्सन पे भरोसा कर सकते हो अपने पैसों के लिए? अगला चैप्टर 10 बताता है इन्वेस्टर को अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी कैसे वैल्यू करनी चाहिए। इस चैप्टर में ग्राहम एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन करते हैं। क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है? अगर हाँ, तो कैसे चूज करें? क्या एडवाइजर्स रिलायबल होते हैं? और इन्वेस्टर का क्या रोल होता है जब वो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेता है? एडवाइजर लेना गलत नहीं। ग्राहम कहते हैं कि हर इन्वेस्टर के पास टाइम, नॉलेज या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान खुद बनाए। ऐसे में एडवाइजर लेना गलत नहीं, बस उससे ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उस एडवाइस को समझकर फॉलो करना चाहिए। एडवाइजर आपके पैसों का मालिक नहीं है, आप हो। क्या हर एडवाइजर रिलायबल होता है? ग्राहम इस पॉइंट पर बहुत क्लियर हैं, नो। बहुत सारे एडवाइजर्स सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं जहां उन्हें कमीशन मिले, ना कि जहां क्लाइंट का बेनिफिट हो। ग्राहम कहते हैं कि एक जेन्युइन एडवाइजर वो होता है जो आपके गोल्स और रिस्क को समझे और उसी के बेसिस पर सजेस्ट करे। उन्होंने ये भी बोला है, अगर कोई एडवाइजर आपको क्विक प्रॉफिट या गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस करे तो रन अवे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इन्वेस्टर का अपना भी ड्यूटी होता है। एडवाइजर लेना इज नॉट आउटसोर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्राहम कहते हैं, यू मे डेलीगेट अथॉरिटी बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वेस्टर को अपने बेसिक प्रिंसिपल्स और रिस्क टॉलरेंस पता होने चाहिए। एडवाइजर का काम गाइड करना है, डिसीजन लेना आपका काम है। कैसे चूज करें एडवाइजर?
ग्रैहम कुछ सिंपल गाइडलाइंस देते हैं। एडवाइजर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक करो, उसका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से अलाइंड है या नहीं ये देखो, उसकी एडवाइस को समझो, अगर समझ ना आए पूछो, एडवाइजर आपको एजुकेट करता है या सिर्फ बेचने की कोशिश करता है। आपने इस चैप्टर में ये सीखा, एडवाइजर लेना हेल्पफुल हो सकता है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जेन्युइन एडवाइजर वो है जो क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच रखता है। इन्वेस्टर को खुद भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस का फाइनल जिम्मेदार इन्वेस्टर ही होता है। एडवाइजर गाइड करे, ड्राइवर इन्वेस्टर खुद ही हो। ग्रैहम हमें याद दिलाते हैं, इन्वेस्टिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अगर आप किसी और पे पूरा भरोसा करते हो बिना समझे, तो आप इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्युलेटिव फॉलोअर बन जाते हो। अगला चैप्टर 11 एक प्रैक्टिकल और डिटेल्ड गाइड है ऑन हाउ टू एनालाइज अ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। Chapter 11 Security Analysis for the Lay Investor General Approach। इस चैप्टर में ग्राहम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी किसी स्टॉक या बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू का एनालिसिस कैसे करें। उनका फोकस है एक ले इन्वेस्टर पर, मतलब ऐसे लोग जो फुल टाइम एनालिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है एक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को समझना, ताकि इन्वेस्टर डिसाइड कर सके कि उसका प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। ये एनालिसिस 3 चीजों पे फोकस करता है: अर्निंग्स रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, डिविडेंड रिकॉर्ड एंड पॉलिसी। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ये 3 पॉइंट सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करने चाहिए, बिना किसी एक्साइटमेंट या न्यूज के इन्फ्लुएंस में आए। क्या ले इन्वेस्टर ये कर सकता है? ग्राहम क्लियरली कहते हैं, यस। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिकल सोच और पेशेंस चाहिए। वो सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज या फोरकास्टिंग से बचना चाहिए। इंस्टेड कुछ बेसिक और प्रैक्टिकल क्राइटेरिया यूज करो, जैसे क्या कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है पिछले कुछ सालों से? क्या कंपनी के पास ज्यादा लोन तो नहीं है? क्या कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड रेगुलरली देती है? क्या कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके अर्निंग्स और एसेट्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है? डोंट फॉल फॉर स्टोरी स्टॉक्स। ग्राहम वॉर्न करते हैं ले इन्वेस्टर्स को, अवॉइड करो वो स्टॉक्स जिनके अराउंड सिर्फ स्टोरीज और हाइप बनी होती है, जैसे ये कंपनी फ्यूचर का टेस्ला बनेगी या ये स्टॉक 10x रिटर्न देगा। उनका कहना है, फैक्ट्स मैटर, फैंसी स्टोरीज डोंट। अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स वीक हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी कहानी हो, रिस्क हाई ही रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ग्राहम एक बार फिर रिमाइंड करते हैं, इन्वेस्टर को सिर्फ वो स्टॉक्स लेने चाहिए जहां प्राइस और एक्चुअल वैल्यू के बीच में कुशन हो। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन है। अगर आप एक 100 रुपए के वैल्यू वाले बिजनेस को 70 रुपए में खरीद रहे हैं, तो आपके पास कुशन है अगर कुछ गलत भी हो जाए। आपने इस चैप्टर में यह सीखा, सिक्योरिटी एनालिसिस सिंपल हो सकता है अगर लॉजिकल अप्रोच रखो। अर्निंग्स, फाइनेंशियल हेल्थ, डिविडेंड रिकॉर्ड, ये 3 चीजें देखो। फैंसी स्टोरीज या हाइप वाले स्टॉक्स अवॉइड करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलवेज रखो, प्राइस और वैल्यू के बीच गैप होना चाहिए। ले इन्वेस्टर भी एनालिसिस कर सकता है, बस डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। ग्राहम का मैसेज क्लियर है, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट गेसिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। अगर आप फैक्ट्स पे बेस करके डिसीजन लेते हो तो आप स्पेक्युलेटिव क्राउड से हमेशा आगे रहोगे। चैप्टर 12 थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम अर्निंग्स को डीपली समझाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली पर शेयर अर्निंग्स, जो अक्सर इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग का बेस होती है। लेकिन ग्राहम हमें वार्न करते हैं, हर चीज जो दिखती है वो वैसे होती नहीं। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का स्टॉक देख रहा होता है तो सबसे पहले उसकी ईपीएस पर नजर पड़ती है। ईपीएस बताता है कि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि ईपीएस सिर्फ एक नंबर है और इस नंबर के पीछे का ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार कंपनीज ईपीएस को ऐसे प्रेजेंट करती हैं जैसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि ईपीएस कभी-कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है।
कभी वो अकाउंटिंग ट्रिक्स की वजह से आर्टिफिशियली हाई होता है, कभी नॉन रिकरिंग इनकम उस नंबर को इन्फ्लेट करती है, और इन्वेस्टर जो सिर्फ ईपीएस देखकर खुश हो जाता है वो असली पिक्चर देख ही नहीं पाता। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि इन्वेस्टर को सिर्फ रीसेंट अर्निंग्स देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उनका मानना है कि पास्ट एवरेज अर्निंग्स, जैसे पिछले 5 या 10 साल का एवरेज, ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर होता है, क्योंकि एक साल अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज बताता है कि कंपनी का रियल परफॉर्मेंस क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ग्राहम इस चैप्टर में हाईलाइट करते हैं वो है अर्निंग स्टेबिलिटी। अगर एक कंपनी की अर्निंग्स हर साल ड्रास्टिकली ऊपर नीचे होती हैं तो वो इन्वेस्टर के लिए वार्निंग सिग्नल होना चाहिए, लेकिन अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि एक कंपनी का प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। क्या वो कोर ऑपरेशन से आता है या किसी एक टाइम डील या एसेट सेल से? ग्राहम अर्निंग्स रिपोर्ट को समझने का एक मैच्योर अप्रोच बताते हैं कि इन्वेस्टर को फिगर्स के पीछे की स्टोरी देखनी चाहिए। जैसे अगर एक कंपनी ने अचानक से ज्यादा प्रॉफिट दिखाया तो उसके रीजंस क्या हैं? क्या सेल्स जेन्युइनली बढ़ी है? क्या कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है? या क्या किसी प्रॉपर्टी बेचने का पैसा प्रॉफिट में काउंट कर दिया गया है? ये सब एनालिसिस एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को करना चाहिए। इस चैप्टर में ग्राहम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एडजस्टेड अर्निंग्स। मतलब इन्वेस्टर को कभी-कभी कंपनी के ईपीएस को मैन्युअली एडजस्ट करके देखना चाहिए ताकि उसमें से टेम्पररी या मिसलीडिंग एलिमेंट्स को हटा दिया जाए। तभी जाके उसको एक बेटर और मोर रियलिस्टिक व्यू मिलेगा कंपनी की रियल अर्निंग पावर का। एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ग्राहम ये देते हैं कि इन्वेस्टर को ईपीएस के साथ साथ कंपनी के टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए। अगर कंपनी के पास बहुत सारे प्रिफर्ड शेयर्स या डेट हैं तो इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। इसलिए ईपीएस देखने के साथ इन्वेस्टर को कंपनी के बैलेंस शीट और कैपिटल ऑब्लिगेशंस का भी एनालिसिस करना चाहिए। ग्राहम का कोर मैसेज इस चैप्टर में यह है कि पर शेयर अर्निंग्स पर डिपेंड मत हो जाओ, उसे समझो, उसका बैकग्राउंड एनालाइज करो और लॉन्ग टर्म एवरेजेस पर ज्यादा भरोसा रखो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो सरफेस नंबर्स के ऊपर नहीं, उनके नीचे छिपे हुए सच पर अपना डिसीजन बेस करता है। इस चैप्टर के एंड तक रीडर को ये क्लियरली समझ आ जाता है कि अर्निंग्स एनालिसिस कोई एक फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें लॉजिक, पेशेंस और डाउट सब कुछ चाहिए होता है। अगर आप सिर्फ ईपीएस देखकर स्टॉक खरीद रहे हो तो आप गैम्बल कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस ईपीएस को समझकर, एडजस्ट करके, उसके सोर्स और क्वालिटी को जज करके इन्वेस्ट करते हो, तभी आप सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाने के लायक हो। चैप्टर 13 में ग्राहम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल एनालिसिस के जरिए अलग अलग कंपनीज का कंपैरिजन करके उनकी इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ये चैप्टर एक तरह से एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है जिसमें वो इन्वेस्टर को सिखाते हैं कि नंबर्स और फंडामेंटल्स के बेस पर कैसे कंपनीज को जज किया जाता है बिना किसी इमोशन या मार्केट हाइप के। ग्राहम 4 कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं जिनके नाम स्पेसिफिकली बुक में दिए गए थे बेस्ड ऑन द 1960s मार्केट, लेकिन उनका मकसद सिर्फ उन कंपनीज का एनालिसिस नहीं है। उनका रियल ऑब्जेक्टिव ये दिखाना है कि किस तरह एक इन्वेस्टर अपने एनालिसिस के बेस पर समझ सकता है कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी अंडर वैल्यूड है और कौन सी रिस्की है डिस्पाइट अच्छी ग्रोथ के प्रॉमिस के। हर कंपनी का अपना एक कैरेक्टर था। एक थी जिसका स्टॉक प्राइस बहुत हाई था क्योंकि मार्केट उसे फ्यूचर का स्टार मान रहा था। दूसरी एक स्टेडी परफॉर्मर थी लेकिन मार्केट ने उसे इग्नोर कर दिया था। तीसरी एक ऐसी कंपनी थी जिसका रीसेंट परफॉर्मेंस वीक था लेकिन उसका एसेट बेस स्ट्रांग था। और चौथी एक ऐसी थी जिसमें हाई डिविडेंड यील्ड था लेकिन ग्रोथ की पोटेंशियल लिमिटेड थी। ग्राहम इन 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बहुत क्लियर मैसेज देते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग सिर्फ ग्रोथ या ग्लैमर देखकर नहीं की जानी चाहिए। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कंपनी के अर्निंग्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं, क्या वो डिविडेंड्स देती है, क्या उसके पास टैंजिबल एसेट्स हैं और इम्पॉर्टेंटली क्या उसका स्टॉक प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में लॉजिकल है या नहीं। उन्होंने एक कंपनी के एग्जाम्पल से दिखाया कि कैसे एक हाई ग्रोथ स्टॉक जो मार्केट का डार्लिंग बन चुका था, उसका प्राइस इतना ओवर वैल्यूड था कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक स्पेक्यूलेटिव बेट बन गया था। वहीं दूसरी कंपनी जो बोरिंग और इग्नोर्ड थी लेकिन उसका स्टॉक प्राइस इतना लो था कि अगर वो बस एवरेज परफॉर्मेंस भी करती तो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिल सकता था।
ग्राहम रिपीटेडली ये सिखाते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल ये है कि आप पैसा तब कमाते हो जब आप सही चीज़ को सही दाम पे खरीदते हो, ना कि तब जब आप सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल के पीछे भागते हो। एक इन्वेस्टर को अपना जजमेंट डेवलप करना चाहिए बेस्ड ऑन अर्निंग्स, बुक वैल्यू, डिविडेंड हिस्ट्री और मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड पर, ना कि न्यूज़ हेडलाइंस या ब्रोकर के टिप्स पर। इस चैप्टर में ग्राहम का टोन थोड़ा रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल है। वो थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स को एक्चुअल मार्केट एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि मार्केट कभी कभी रैशनल होता है, कभी वो एक एवरेज कंपनी को स्काई हाई प्राइस पे ले जाता है और कभी एक स्ट्रांग कंपनी को इग्नोर कर देता है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो प्राइस और वैल्यू के बीच का गैप समझकर एक्शन लेता है। इस लेसन का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि हमें हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को पेयर में देखना चाहिए। सिर्फ अच्छा बिजनेस होना काफ़ी नहीं है, वो बिजनेस किस दाम पे मिल रहा है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्राहम हमें ये सिखाते हैं कि एक सस्ती और सॉलिड कंपनी अक्सर ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल होती है एक महंगी और फैशनेबल स्टॉक के कंपैरिजन में। चैप्टर के एंड में ग्राहम एक बार फिर से वैल्यू इन्वेस्टिंग के टाइमलेस प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करते हैं कि मार्केट टेम्पररी है लेकिन बिजनेस रियलिटी परमानेंट। अगर आप एक बिजनेस को ओनरशिप की तरह देखते हो तो आप कभी मार्केट के मूड स्विंग से घबराते नहीं हो। आप अपनी एनालिसिस पर बेस्ड काम डिसीजंस लेते हो और वही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। चैप्टर 14 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राहम फोकस करते हैं उन इन्वेस्टर्स पर जो डिफेंसिव या कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टेबल और डिपेंडेबल रिटर्न्स ढूंढते हैं। उनके लिए वो एक सिंपल और इफेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी प्रपोज करते हैं जिसका बेस है लॉजिक, डिसिप्लिन और पेशेंस। ग्राहम कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का मेन गोल होना चाहिए कैपिटल का प्रिजर्वेशन और स्टेडी रिटर्न, ना कि हाई रिटर्न्स के लिए अननेसेसरी रिस्क। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर को केयरफुली सिलेक्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताए हैं जो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राहम इसे किसी स्ट्रिक्ट फॉर्मूला की तरह नहीं देते। उनका कहना है ये फिल्टर्स एक गाइडलाइन है ताकि इन्वेस्टर गलत स्टॉक से बच सके और सिर्फ फंडामेंटली साउंड कंपनीज पे फोकस करे। सबसे पहला फिल्टर था कंपनी का साइज और स्केल। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टर को सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो वेल एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड हो। स्मॉल कैप या स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स रिस्की होते हैं और डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं। दूसरी बात, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब है उसके पास ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए और उसकी करंट एसेट्स उसके लायबिलिटीज से काफी ज्यादा होनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है अनसर्टन मार्केट कंडीशंस के अगेंस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी का अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर को उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पिछले कम से कम 10 साल का अर्निंग रिकॉर्ड स्टेबल और पॉजिटिव रहा हो। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा रही तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की होती है। डिविडेंड भी एक की फैक्टर था। ग्राहम कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को उन्हीं कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए जो रेगुलर डिविडेंड देती रही हों, एटलीस्ट पिछले 20 सालों से, क्योंकि डिविडेंड का होना यह दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने में कंसिस्टेंट रही है। और फिर आता है वैल्यूएशन। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर कभी भी ओवर प्राइस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करे। उनका कहना है प्राइस जितना अट्रैक्टिव होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना हाई होगा। इसलिए इन्वेस्टर को ईपीएस और बुक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस का एनालिसिस करना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है लेकिन उसका स्टॉक ओवर प्राइस्ड है तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। ये चैप्टर एक तरह का फिल्टरिंग गाइड बन जाता है डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए, जहां ग्राहम क्लियर करते हैं कि इन्वेस्टिंग सेफ तभी होती है जब आप क्वालिटी बिजनेसेस को सही प्राइस पे खरीदते हो। रिस्क तब होता है जब या तो बिजनेस खराब हो या आप उस बिजनेस के लिए ज्यादा दाम चुका रहे हो। इस चैप्टर में ग्राहम किसी भी इमोशनल या स्पेक्युलेटिव बिहेवियर से स्ट्रिक्टली मना करते हैं। वो कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ फैक्ट्स और फंडामेंटल्स पे रिलाय करना चाहिए, ना कि मार्केट नॉइज,
प्रिडिक्शंस या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर। चैप्टर के एंड तक रीडर ये समझ जाता है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का मतलब बोरिंग इन्वेस्टर बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक डिसिप्लिन्ड और थॉटफुल इन्वेस्टर बनना जो अपने कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखते हुए रीजनेबल रिटर्न कमा सकता है। ग्राहम का ये चैप्टर उन सब इन्वेस्टर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो स्टॉक मार्केट में सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना स्पेक्यूलेशन के। अगला चैप्टर 15 ग्राहम उन इन्वेस्टर्स के लिए लिखते हैं जो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं, जिसे वो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहते हैं। चैप्टर 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम उन इन्वेस्टर्स के लिए लिखते हैं जो मार्केट में थोड़ा ज्यादा एक्टिवली काम करना चाहते हैं। ये लोग एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ सेफ और पैसिव अप्रोच से सेटिस्फाइड नहीं होते, बल्कि थोड़ा रिसर्च करने, रिस्क लेने और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। ग्राहम उन्हें रेकलेस या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी इंटेलिजेंट हो सकता है अगर वो अपने डिसीजन लॉजिक और एनालिसिस पे बेस करे, ना कि इमोशंस या मार्केट रूमर्स पर। तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। ये लोग अपना होमवर्क करते हैं, मार्केट को एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढते हैं जहां उन्हें लगता है कि रियल वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस है। ग्राहम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हर कोई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें टाइम, एफर्ट और मेंटल डिसिप्लिन लगता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर जेन्युइनली मेहनत करने को रेडी है, तो ग्राहम कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो सकती हैं। पहला अप्रोच होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना जो मार्केट में इग्नोर हो चुके हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो टेम्परेरी किसी प्रॉब्लम का सामना कर रही होती हैं या मार्केट ने उन्हें फैशनेबल नहीं समझा, लेकिन उनका इंट्रिंसिक वैल्यू उनके स्टॉक प्राइस से ज्यादा होता है। ग्राहम कहते हैं कि ये स्टॉक्स बारगेन होते हैं और यही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के मेन टारगेट होने चाहिए। एक और अप्रोच है स्पेशल सिचुएशंस या वर्कआउट्स। ये ऐसे केसेस होते हैं जहां कोई कंपनी मर्जर या लिक्विडेशन फेज में होती है, जहां प्राइस टेम्परेरीली डिप्रेस्ड होता है। लेकिन इन केसेस में अच्छी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ग्राहम एक पॉइंट ये भी रेज करते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। मार्केट कभी ओवर एक्साइटेड होता है, कभी एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक, लेकिन इंटेलिजेंट एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वही होता है जो मार्केट के मूड के साथ नहीं, बल्कि अपने इंडिपेंडेंट एनालिसिस के साथ चलता है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो ग्राहम इस चैप्टर में बनाते हैं वो ये है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फोकस लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में एक्टिव होता है तो वो इन्वेस्टर नहीं, गैम्बलर बन जाता है। ग्राहम कहते हैं कि एक्टिव होना गलत नहीं है, लेकिन एक्टिव और स्पेक्युलेटिव में फर्क समझना जरूरी है। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर छोटी और लेस नोन कंपनीज को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहां ज्यादा चांसेस होते हैं अंडर प्राइसिंग के। मार्केट बड़ा है और सब एनालिस्ट सिर्फ बिग कंपनीज पर फोकस करते हैं, इसलिए छोटी फर्म्स में ऑफन हिडन जेम्स मिलते हैं। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अगेंस्ट जाने का करेज रखता है। जब सब लोग किसी स्टॉक से भाग रहे होते हैं, तब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर शायद उसमें अपॉर्चुनिटी देखता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसने प्रॉपर एनालिसिस किया हो। ग्राहम इस आइडिया को रीइंफोर्स करते हैं कि चाहे आप डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, आपका सक्सेस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन्ड, लॉजिकल और पेशेंट हों। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहे तो उसका रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है। चैप्टर के एंड तक ग्राहम क्लियर कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के दो तरीके हैं। या तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बने और सेफ रूट लें, या फिर आप एंटरप्राइजिंग बने और थोड़ा एक्टिवली रिसर्च करके अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। दोनों अप्रोच वैलिड हैं, बस कंडीशन यह है कि आप अपने कंफर्ट, नॉलेज और कमिटमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चूज करें और उस पर स्टिक रहे। रेडी फॉर चैप्टर 16? चैप्टर 16 कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स के बारे में है। थोड़ा टेक्निकल, लेकिन ग्राहम इसे भी सिंपल तरीके से समझाते हैं। चैप्टर 16 कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स। इस चैप्टर में ग्राहम फोकस करते हैं एक थोड़ा अलग और टेक्निकल सब्जेक्ट पर, कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स।
ये दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट के एडवांस टूल्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को एक स्टॉक के पोटेंशियल अपसाइड में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, लेकिन साथ ही ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ग्राहम का एम है इनको सिंप्लीफाई करना ताकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझ सके कि इनमें कब इन्वेस्ट करना सही होगा और कब नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्टेबल इश्यूज की। ये असल में ऐसे बॉन्ड्स या प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं जो आप फ्यूचर में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इनिशियली आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है और अगर आप चाहें तो आप उन्हें कंपनी के कॉमन स्टॉक में बदल सकते हो, यूजुअली एक फिक्स्ड प्राइस पर। ग्राहम कहते हैं कि ये आइडिया अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि आपको एक तरफ फिक्स्ड इनकम का सेफ्टी नेट मिलता है और दूसरी तरफ ग्रोथ का पोटेंशियल भी। लेकिन उनका वार्निंग ये है कि ज्यादातर कन्वर्टेबल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इन्वेस्टर को सिर्फ अपसाइड का इल्यूजन मिले, लेकिन रियलिटी में उनकी वैल्यू उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लगती है। ये कन्वर्टेबल्स काफी ऑफन तब इशू किए जाते हैं जब कंपनी का स्टॉक पहले ही काफी महंगा हो चुका होता है और कंपनी चाहती है कि वो और पैसा रेज करे बिना स्ट्रेट इक्विटी डाइल्यूट किए। तो इन्वेस्टर को एक शाइनिंग ऑफर लगता है, जैसे कि बॉन्ड भी मिल रहा है और ग्रोथ का चांस भी, लेकिन एक्चुअल में वो कन्वर्टेबल्स ऑलरेडी ओवरप्राइस स्टॉक से जुड़ जाते हैं। फिर ग्राहम बात करते हैं वारंट्स की। ये एक और फाइनेंशियल टूल होता है जो आपको एक फ्यूचर डेट पर एक सर्टेन प्राइस पे स्टॉक खरीदने का ऑप्शन देता है। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म कॉल ऑप्शन होता है, लेकिन जनरली कंपनी खुद इशू करती है, मोस्टली जब वो बॉन्ड्स या प्रेफर्ड शेयर्स बेचती है। लेकिन ग्राहम यहां भी कॉशन के साथ सजेस्ट करते हैं कि वारंट्स में स्पेक्युलेटिव एलिमेंट काफी ज्यादा होता है। इनका वैल्यू लार्जली डिपेंडेंट होता है स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पर और इसलिए उनमें लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी नहीं होती। इन्वेस्टर को सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वारंट सस्ता है या लिवरेज ज्यादा है। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कभी भी इंस्ट्रूमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी से इंप्रेस नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और डाउनसाइड रिस्क देखना चाहिए। इस चैप्टर में ग्राहम का एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि कन्वर्टेबल्स और वारंट्स को हमेशा इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की तरह, क्योंकि इनका रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाए। अगर वह स्टॉक वैल्यू लूज करता है तो आपका फिक्स्ड रिटर्न भी थ्रेटन हो सकता है। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई कन्वर्टेबल या वारंट लेना हो तो उसका वैल्यूएशन इंडिपेंडेंटली करना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि आप उसे एक कॉमन स्टॉक के साथ कंपेयर करके ही उसका ट्रू वर्थ समझ रहे हैं। चैप्टर के एंड में ग्राहम फिर से ये रिपीट करते हैं कि इन्वेस्टिंग में फैंसी प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लेक्स ऑफर्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ज्यादा रिटर्न का प्रॉमिस कर रहा है बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के, तो उसमें स्पेक्यूलेशन ज्यादा हो सकती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्रिंसिपल्स पर स्टिक रहना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट कितना भी इनोवेटिव या मॉडर्न क्यों ना हो। चैप्टर 17 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। इस चैप्टर में ग्राहम एक नया और प्रैक्टिकल एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं, केस स्टडीज का। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब वो 4 रियल लाइफ कंपनी एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन करते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कैसे एनालिसिस करना चाहिए और किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स रीडर को एक रियलिस्टिक नजरिया देते हैं कि मार्केट में क्या होता है और कैसे एक लॉजिकल अप्रोच ही इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट कर सकती है। पहला केस था नॉर्दर्न पाइपलाइन कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में थी, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा लिक्विड एसेट्स, स्पेशली कैश और बॉन्ड्स एक्यूमुलेट हो चुके थे। ग्राहम ने इस कंपनी को तब एनालाइज किया जब उसका स्टॉक प्राइस उसके एक्चुअल एसेट वैल्यू से बहुत कम था। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए उसमें इन्वेस्ट किया और बोर्ड से डिमांड किया कि वो कैश शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तभी ग्राहम के क्लाइंट्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न मिला। इस केस में ग्राहम ये दिखाते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ लें तो आपको ऐसे सिचुएशंस मिल सकती हैं जहां कंपनी के एसेट्स अंडर वैल्यूड होते हैं, और अगर आप एक्शन लें तो आपको सेफ और सब्सटैंशियल प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा केस था अमेरिकन वाटर वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक कंपनी। ये एक कॉम्प्लेक्स होल्डिंग कंपनी थी जिसमें कई सब्सिडियरी कंपनीज इन्वॉल्व थीं। ग्राहम ने दिखाया कि ये कंपनी अपनी सब्सिडियरी के वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी और एक्चुअल में उसकी वैल्यूएशन उसके स्टॉक प्राइस से बहुत ज्यादा थी। लेकिन कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर इतने कंफ्यूजिंग थे कि जनरल इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पाए। ग्राहम ने पेशेंटली इस सिचुएशन का एनालिसिस किया और कंक्लूड किया कि वैल्यूएशन मिसमैच है। इस एग्जाम्पल से ये सबक मिलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी वैल्यू होती है, बस इन्वेस्टर को उसे ढूंढना आना चाहिए।
तीसरा केस था एटना मेंटेनेंस को। ये कंपनी एक छोटी फर्म थी जिसका मार्केट कैप बहुत कम था, लेकिन ग्राहम ने देखा कि उसके पास स्ट्रॉन्ग एसेट बेस और डिसेंट अर्निंग्स थे। कंपनी का स्टॉक का प्राइस उसके बुक वैल्यू से काफ़ी कम था। ये एक टिपिकल नेट स्टॉक था, जहां आप सिर्फ एसेट्स की वैल्यू पे भी पैसा बना सकते हो। ग्राहम ने यहाँ ये पॉइंट उठाया कि छोटी और अननोटिस्ड कंपनीज में भी कई बार ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली जब उनका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो। चौथा और लास्ट केस था अमेरिकन गैस एंड इलेक्ट्रिक को। ये एक यूटिलिटी फर्म थी जिसमें ग्राहम ने देखा कि मार्केट उसके कंसिस्टेंट डिविडेंड और स्टेबल अर्निंग्स के बावजूद उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल था एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए, जहां आपको प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। ग्राहम ने इसे इन्वेस्ट करने लायक माना सिर्फ इस बेस पर कि कंपनी रिलायबल थी, ट्रांसपेरेंट थी और लॉन्ग टर्म में डिपेंडेबल रिटर्न दे रही थी। ये 4 केस स्टडीज ग्राहम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि रीडर सिर्फ थ्योरी ना पढ़े, बल्कि एक्चुअल मार्केट एग्जाम्पल से समझे कि वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पेशेंस किस तरह एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एडवांटेज दे सकते हैं। चैप्टर के एंड में ग्राहम एम्फसाइज करते हैं कि अगर इन्वेस्टर इंडिपेंडेंट एनालिसिस करता है, नॉइज से अलग सोचता है और फैक्ट्स पे बेस करके डिसीजन लेता है, तो मार्केट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं होता। इन 4 एग्जाम्पल्स में अलग अलग सिचुएशंस थीं, लेकिन सब में एक कॉमन थ्रेड था: लॉजिकल एनालिसिस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगले चैप्टर में ग्राहम और डीपर जाते हैं। चैप्टर 18, यहाँ वो 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज कंपेयर करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे 2 सिमिलर दिखने वाली कंपनीज में भी वैल्यू का डिफरेंस होता है। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में ग्राहम एक और पावरफुल टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं, साइड बाय साइड कंपनी कंपैरिजन। वो कहते हैं कि कभी-कभी 2 कंपनीज सरफेस पे ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, सेम इंडस्ट्री, सिमिलर साइज, सिमिलर प्रोडक्ट्स, लेकिन जब आप उन्हें डिटेल में कंपेयर करते हो तो उनकी वैल्यू और फ्यूचर पोटेंशियल कंप्लीटली अलग हो सकती है। ग्राहम इस चैप्टर में 8 कंपनी पेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल 16 कंपनीज, और इन्हें पेयर में ग्रुप करके उनका फाइनेंशियल, स्ट्रक्चरल और मार्केट बिहेवियर कंपेयर करते हैं। उनका मकसद ये दिखाना है कि अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल एनालिसिस करोगे तो आप गलत चॉइस कर सकते हो, लेकिन अगर आप डीप डाइव करते हो तो रियल वैल्यू समझ में आती है। एक एग्जाम्पल लें, 2 कंपनी सेम एनर्जी सेक्टर में हैं, दोनों की अर्निंग सिमिलर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग सेम है और दोनों डिविडेंड भी देती हैं। लेकिन जब ग्राहम उनका बैलेंस शीट चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक कंपनी का डेट लेवल काफ़ी हाई है, जबकि दूसरी कंपनी के पास कैश रिजर्व्स और स्टेबल इनकम सोर्स है। दोनों का स्टॉक प्राइस सेम हो सकता है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड के टर्म्स में वो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। ग्राहम ये समझाना चाहते हैं कि प्राइस सिमिलैरिटी डज नॉट मीन वैल्यू सिमिलैरिटी। कई बार मार्केट 2 सिमिलर दिखने वाली कंपनीज को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन इन्वेस्टर का काम है ये देखना कि एक्चुअल में किस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। और जब वो ये कंपैरिजंस करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ नंबर्स पे नहीं होता, वो मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को भी कंसिडर करते हैं। कहीं पे एक कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही होती है बिना सॉलिड फाउंडेशन के, जबकि दूसरी कंपनी स्लो ग्रो कर रही होती है लेकिन प्रॉफिटेबली। एक और मेजर इनसाइट जो ग्राहम देते हैं वो ये है कि पॉपुलर कंपनीज का प्राइस कभी-कभी उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चला जाता है। मार्केट एक्साइटमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और इग्नोर कर देते हैं वो कंपनीज जो बोरिंग लगती हैं बट फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पॉपुलैरिटी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग से काम लेना चाहिए। इस चैप्टर में ग्राहम प्रैक्टिकली ये सिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में रिलेटिव एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जब आप 2 स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा वैल्यू दे रहा है फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क। चैप्टर के एंड में ग्राहम ये क्लियर कर देते हैं कि ये कंपैरिजंस कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, बल्कि एक टूल है इन्वेस्टर के लिए। आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे किसी सिमिलर स्टॉक के साथ कंपेयर करके देखो। इससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी और आप इमोशनल डिसीजन लेने से बच जाओगे। ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि स्टॉक सिलेक्शन कोई आइसोलेटेड डिसीजन नहीं होता, हमेशा रिलेटिव होता है और आपको मार्केट के ऑप्शंस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना चाहिए। रेडी फॉर चैप्टर 19? इसमें ग्राहम शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशनशिप, डिविडेंड पॉलिसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे डीप डिस्कशन करते हैं।
Chapter 19 Shareholders and Management Dividend Policy। इस चैप्टर में ग्रैहम एक फंडामेंटल और इमोशनल टॉपिक उठाते हैं, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच का रिश्ता, स्पेशली डिविडेंड पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। वो ये बताते हैं कि शेयर होल्डर सिर्फ एक पैसिव ओनर नहीं होता, बल्कि उसका राइट होता है कंपनी के प्रॉफिट्स और पॉलिसीज पर क्वेश्चन करने का, पर्टिकुलरली जब बात डिविडेंड की आती है। ग्रैहम कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली कंपनी मैनेजमेंट पे भरोसा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैनेजमेंट जो कर रहा है वही सही है, लेकिन ग्रैहम इंसिस्ट करते हैं कि शेयर होल्डर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, स्पेशली जब मैनेजमेंट प्रॉफिट्स को रिटेन करता है लेकिन उसका कोई क्लियर प्रोडक्टिव यूज नहीं दिखाता। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं और उन्हें री इन्वेस्ट करने का प्रॉपर प्लान नहीं है, तो वो पैसा शेयर होल्डर को वापस मिलना चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैनेजमेंट वो पैसा या तो अननेसेसरी एक्सपेंशन में लगा देता है या सिंपली रिजर्व में रख देता है, जिसका शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं मिलता। ग्रैहम यहाँ पे ये क्लियर करते हैं कि डिविडेंड सिर्फ एक रिटर्न का जरिया नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि कंपनी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करती है। वो ये भी कहते हैं कि कुछ कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली हाई बनाए रखने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, ताकि लगे कि कंपनी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी का रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स कम है, तो वो शेयर होल्डर का नुकसान है। ग्रैहम ये पॉइंट रेस करते हैं कि अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिट्स कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही और उसके रिटेन्ड अर्निंग्स से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, तो शेयर होल्डर को सवाल उठाना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट उसका आंसर नहीं दे पा रहा, तो वो शेयर होल्डर एक्टिविज्म जस्टिफाइड है। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया जो ग्रैहम यहाँ हाईलाइट करते हैं वो है शेयर होल्डर का रोल। वो कहते हैं कि पब्लिक कंपनीज में शेयर होल्डर्स के पास रियल पावर होती है, बोर्ड को इलेक्ट करने की, क्वेश्चंस रेज करने की और इवन प्रपोजल्स देने की। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स अनअवेयर होते हैं या अनइंटरेस्टेड होते हैं इस पावर को यूज करने में। ग्रैहम स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को एक्टिव होना चाहिए, इन्फॉर्म डिसीजंस लेना चाहिए और मैनेजमेंट के डिसीजंस पे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी चाहिए। डिविडेंड पॉलिसी के इशू पर ग्रैहम बैलेंस का सपोर्ट करते हैं। वो नहीं कहते कि हर कंपनी को हमेशा हाई डिविडेंड देना चाहिए। अगर कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को जेन्युइनली प्रोडक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्टर को उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो री इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई विजिबल इम्पैक्ट नहीं है, तो डिविडेंड पॉलिसी को रिकंसिडर करना चाहिए। चैप्टर के एंड में ग्रैहम ये सिंपल बट स्ट्रांग मैसेज देते हैं कि कंपनी का असली मालिक शेयर होल्डर होता है और मैनेजमेंट उसका ट्रस्टी। अगर ट्रस्ट ब्रेक होता है, जैसे कि पुअर डिविडेंड डिसीजंस, नॉन ट्रांसपेरेंट एक्शंस या मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो शेयर होल्डर के पास पूरा राइट है उसे क्वेश्चन करने का। ये चैप्टर एक वेकअप कॉल है उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जो सिर्फ स्टॉक प्राइस देख के डिसीजन लेते हैं, लेकिन कंपनी के इंटरनल बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ओनरशिप का सेंस रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही उसके कैपिटल का ट्रू गार्डियन होता है। Chapter 20 Margin of Safety as the Central Concept of Investment। ये चैप्टर ग्राहम के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का हार्ट है। इसमें वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट और टाइमलेस कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप सिर्फ एक ही आइडिया द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से याद रखें, तो वो ये होना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। चाहे आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितनी भी स्मार्ट प्लानिंग कर लो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और किसी कंपनी का फ्यूचर कभी गारंटीड नहीं होता। इसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए इन्वेस्टर को एक बफर जोन चाहिए, और वही होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है, आप किसी स्टॉक में उसकी रियल वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस पर इन्वेस्ट करें। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, तो आप उसे 70 या 60 रुपए पर ही बाय करें, ताकि अगर आपका एस्टिमेशन थोड़ा गलत भी हो या मार्केट में टेम्पररी डाउनफॉल आए, तो भी आपका कैपिटल सेफ रहे। ग्रैहम इस आइडिया को इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक ब्रिज डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स उस पर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड से ज्यादा वेट टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर को भी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन रखना चाहिए। उनका मानना है कि स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आता है। जब आप ब्लाइंडली किसी स्टॉक को प्राइस मोमेंटम या रूमर्स के बेस पर खरीदते हो, तो आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो,
लेकिन जब आप उस स्टॉक का डीप एनालिसिस करके उसकी ट्रू वैल्यू एस्टिमेट करके उसे डिस्काउंट पे खरीदते हो, तब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंटेलिजेंटली। इस चैप्टर में ग्राहम ये भी रिपीट करते हैं कि आप जितना ज्यादा अग्रेसिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता। उसका फोकस होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन और फिर रीजनेबल रिटर्न। वो स्ट्रांगली कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हर डिसीजन के पीछे ये सोच होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं कितना सेफ हूं। ग्राहम ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता। कई बार स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर या नीचे चला जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट रियलिटी के करीब आ ही जाता है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर फोकस करना चाहिए। इस चैप्टर के एंड में ग्राहम एक हम्बल रिमाइंडर देते हैं, Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd. मतलब सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट भी होना पड़ता है। मार्केट में सबसे बड़ी जीत उन्हीं इन्वेस्टर्स की होती है जो इमोशनल नहीं, लॉजिकल सोच रखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल ये सिखाता है कि चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग या टेरिफाइंग लगे, आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, सेफ्टी पहले, रिटर्न बाद में। और बस दोस्तों, इसी के साथ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की जर्नी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप सिर्फ एक बेटर इन्वेस्टर नहीं, एक बेटर थिंकर भी बन चुके हो। बेंजामिन ग्राहम ने हमें ये सिखाया कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉजिक के साथ चलना जानते हैं। आपको ये ऑडियो बुक कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप रेडी हों तो नेक्स्ट ऑडियो बुक आइडिया भी डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी किताब सुनना चाहोगे अगला? बताओ और मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल ऑडियो बुक्स फ्यूचर में बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।